तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लिखा था स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी एट entropy of 1 mole of substance at a standard condition, that is called a standard molar entropy. तो स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर की ग्राफ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पिछले क्लास में लिखा था कि इंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो भी स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी होगा सबस्टांस का, यहाँ पे मान लीजिए वर्सेस टेम्परेचर, तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस का इंट्रोपी क्या होगा? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टांस का इंट्रोपी 0 होगा। और जैसे जैसे वह आइडियल सबस्टांस जिसमें ऑर्डर, डिफेक्ट, डिसऑर्डर, इरेगुलरिटीज 0 हो, वैसे सबस्टांस को हम आइडियल सबस्टांस कहते हैं, जिसमें डिफेक्ट हो ही नहीं, डिसऑर्डर हो ही नहीं, इरेगुलरिटीज हो ही नहीं। ऐसा कोई आइडियल सबस्टांस यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली 0 केल्विन टेम्परेचर पे उस सबस्टांस की क्या, ठीक है, उसको भी बात कर लेंगे। हाँ बताएं क्या बोलना चाहिए। खड़े हुई, खड़े हुई बताइए। हाँ। हम्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? एसटीपी पे नहीं होती है। प्रेशर 1 एटीएम होता है या 1 बार। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, बट दैट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, बैठिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मोलर इंट्रोपी, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर आप बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड में आप ये लिखे हुए हैं इंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम होगा। ओल्ड रेफरेंस के अनुसार 1 एटीएम एट एनी टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर शुड बी फिक्स। एक पॉइंट पे, एक मोमेंट पे, एक स्टेट पे टेम्परेचर क्या होगा? फिक्स होगा। तो स्टैंडर्ड इंट्रोपी आप अलग अलग टेम्परेचर पे फिक्स रखते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे एस एम नॉट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, ध्यान देंगे कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करेंगे तो क्या होगा बोलिए? हीट करेंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, साथ साथ इंट्रोपी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते जा रहा है, इसका इंट्रोपी और टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो क्या होगा? मेल्ट होगा। अब मेल्ट होगा जिस टेम्परेचर पे, दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। या उल्टा चलेंगे तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर भी हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। तो बेसिकली ये फेज ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, सॉलिड से क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो फेज ट्रांजिशन होगा। तो स्टेप 1 में बेसिकली क्या हो रहा है? सॉलिड का हीटिंग हो रहा है, सॉलिड का हीटिंग हो रहा है। और यहाँ पे ये सॉलिड से लिक्विड का बेसिकली फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सेकेंड पाथ की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड स्टेप की बात करें, तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फर्दर क्या होगा? यहाँ पे लिक्विड की हीटिंग होगी। लिक्विड की हीटिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा। ये इंट्रोपी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फाइनली एक पॉइंट पे लिक्विड क्या होगा? लिक्विड बेसिकली बॉयल करेगा, तो लिक्विड वेपर का यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो फेज ट्रांजिशन होगा। लिक्विड वेपर, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बताए? बॉइलिंग टेम्परेचर। अब वेपर से लिक्विड की ओर आएंगे, दैट विल बी कंडेंसेशन।
तो यहाँ पे ये जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में हो रहा है लिक्विड का हीटिंग हो रहा है, लिक्विड का क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। और स्टेप फोर की अगर आप बात करते हैं तो स्टेप फोर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड से क्या बन रहा है, तो लिक्विड से वेपर। और फाइनली इधर हम लोग वेपर को हीट करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, तो ये वेपर को हीट होगा, तो इधर आप बोल सकते हैं हीटिंग ऑफ वेपर। इधर वेपर की हीटिंग हो रही है, इधर वेपर की हीटिंग हो रही है, तो 5 स्टेप, यानी परफेक्ट क्रिस्टल से अगर किसी गैसियस स्टेट तक पहुंचना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। और ये बात वो क्वेश्चन के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है। आपने बुकलेट पढ़ा होगा, देखिए किताब, जैसे किसी ने बुकलेट में क्या एसएम दिया है, बुकलेट में क्या दिया है, तो बुकलेट में एसएम नोट ही दिया हुआ है, इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है, ये ध्यान में आप रखेंगे। एसएम नॉट वर्सेस टी, आप बुकलेट आप पढ़ेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी, एसएम नॉट वर्सेस टी, यानी प्रेशर यहाँ पे फिक्स हो। प्रेशर यहाँ पे फिक्स होगा। अब जैसे आपने, अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि डेल्टा एस कैलकुलेट करना है, उस फॉर्मूला में कंफ्यूजन हुआ होगा कि इंट्रॉपी एट केल्विन माइनस इंट्रॉपी एट 0 केल्विन इंटीग्रल, तो वहां पे एनसीडीटी यूज किया हो, एनसीडीटी बाई टी। तो जब आप एसएम यूज करेंगे तो वहां सीएम हो जाएगा, वहां सीएम हो जाएगा, एनसीएम डीटी हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर पिछले क्लास में हम लोगों ने लिखा था कि स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी ऑफ ए सबस्टांस कैन बी कैलकुलेटेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर स्टेट पे स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रखा कि अगर सपोज, इसको पहले लिख लेते हैं कि द स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी, द स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी of a substance, the standard molar entropy of a substance can be calculated at any given temperature, किसी गिवन टेम्परेचर पे बेसिकली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली लिखते हैं कि डेल्टा एस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंट्रॉपी एट टी कैलविन माइनस इंट्रॉपी एट 0 केल्विन इंटीग्रल, तो डी क्यू बाई टी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई टी 0 केल्विन से लेके टी केल्विन तक, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनसी डी टी बाई टी, 0 केल्विन से लेके टी केल्विन तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आप डेल्टा एसिम नॉट की अगर आप बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी एट टी केल्विन माइनस स्टैंडर्ड मोलर इंट्रॉपी एट 0 केल्विन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, 0 केल्विन से टी केल्विन। और यहाँ पे ये बेसिकली मोलर इंट्रॉपी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, मोलर इंट्रॉपी है तो एंट्रोपी ऑफ वन मोल ऑफ सबस्टेंस दैट इज, तो यहाँ सीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जितना भी मोल हो यहाँ पे आप सीएम डी टी बाई टी कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 केल्विन से टी केल्विन तक कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सबस्टांस होगा उसका 0 केल्विन का, अगर परफेक्ट क्रिस्टल होगा तो 0 होगा, या कोई परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल है, तो उसका आपको डेटा दिया हुआ होगा 0 केल्विन पे। और उससे आप, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि द इंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, the entropy of the entropy of perfect crystal, perfect crystal of all pure elements, of all pure elements and compounds at 0 Kelvin temperature
एट 0 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, 0 होता है। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ मैंने कंपाउंड्स लिखा हुआ है शॉर्ट में, इस बात का ध्यान रखें। इसको लिखने के बाद आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड का। यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्थ पॉइंट में, ये फोर्थ पॉइंट में भी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ये हटाया जाए ये वाला पार्ट। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड डेल्टा एस ऑफ गिवन प्रोसेस। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो H2O सॉलिड, H2O सॉलिड दिया हुआ है और प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे बन रहा है H2O गैस। प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर है 420 केल्विन। बहुत अच्छा नंबर होता है 420। तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा एस। हाँ, नंबर अच्छा होता है। एक सिंपल सा है, इसको बताए। अरे तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, नंबर के पीछे पड़े हुए हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। डेली टू डेली लाइफ में नंबर यूज होता है ना ये 420, तो फिर इससे अच्छा नंबर कुछ हो ही नहीं सकता। बताओ जल्दी से। कोई भी व्यक्ति जिसका आंसर आ गया हो। हम्म। H2O सॉलिड है और बेसिकली आपको ये दिया हुआ है 1 मोल है, यानी 18 ग्राम। बढ़ा जाए आगे। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम्म। कितना आया, एक लाइन का क्वेश्चन है। किसी का आया, किसी का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, सी नहीं दिया है तो सिंबल के रूप में बता दो। ठीक है, मैं लिखूंगा। क्या नाम है आपका? विशाल, निहाल। खड़े हो जाओ, बताओ। सी एल एन 4, अच्छा 420। ठीक है,
263। और बस इतना ही, ऐसा ही होना भी चाहिए है। इससे अच्छा आंसर और कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई व्यक्ति? बैठिए, कोई बात नहीं है, आप लोग हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, है कि नहीं? एक बात बताएं, आप अभी इतना बड़ा चित्र आप बनाते जा रहे थे, पतंग को उड़ाते जा रहे थे, सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस तक पहुंचना है, तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। उसी चित्र को यहाँ पे विचित्र शब्दों में लिखा हुआ है। कहता है H2O सॉलिड है, 1 atm है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान देंगे, तो सॉलिड -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये H2O सॉलिड ही रहेगा 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये जो सॉलिड है लिक्विड बन जाएगा, फेज ट्रांजिशन होगा, H2O लिक्विड 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये लिक्विड हीट होगा 1 atm से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 273 केल्विन तक, 273 केल्विन तक। तो लिक्विड हीट होकर के आ गया। अब यहाँ फेज ट्रांजिशन होगा। अब फेज ट्रांजिशन होगा तो ये बनाएगा H2O वेपर, और वेपर 1 atm, और ये मैं यहाँ पे 273 क्यों लिख रहा हूँ, 373 होगा, 373 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, 373 केल्विन वेपर बन गया। अब वेपर की फर्दर हीटिंग होगी, अब वेपर की फर्दर हीटिंग होगी तो H2O गैस 1 atm, तब जाकर आएगा 420, है कि नहीं यहाँ पे। यानी ये पहला सॉलिड का हीटिंग, दूसरा फेज ट्रांजिशन, तीसरा लिक्विड हीटिंग, चौथा फेज ट्रांजिशन, और पांचवा ये गैस की हीटिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे डेल्टा एस टोटल जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। अब ध्यान देंगे, dq बाई टी होता है, तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इंटू dt बाई टी, 263 केल्विन से 273 केल्विन तक। स्पेसिफिक हीट जो भी दिया हुआ हो, यहां पे सॉलिड से लिक्विड बताना था, आपको सिंबल के रूप में बताना था, ठीक है। अब थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो फ्यूजन हो रहा है, तो आप क्या लिखते हैं, Q बराबर ml, ये लिखते हैं ना आप। तो यहाँ पे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा H फ्यूजन। अब फ्यूजन बाय फ्रीजिंग टेम्परेचर 3 साल से पढ़ रहे हैं आप। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस का 80 कैलोरी पर ग्राम, वेपोराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। ये दिमाग में याद होना चाहिए, हर बार दिया हुआ नहीं होना चाहिए। अभी ताजा ताजा शायद आपने हीट पढ़ा हुआ है, आज नहीं पढ़ा हुआ है। तो थर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो लिक्विड की क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। तो यहां आप लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, dt बाई टी, 273 केल्विन से कहां तक, 373 केल्विन तक। इसको हटा सकते हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट स्टेप थर्ड का आप पुट कर दिए, इसके बाद प्लस। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो चौथे में आप देख सकते हैं वेपोराइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन आप लिखेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टीवी। अब प्लस गैस की हीटिंग हो रही है, तो गैस की हीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे 1 मोल वाटर सॉलिड से 1 मोल वाटर लिक्विड, 1 मोल वाटर गैस। आप एनसीडीटी भी यूज कर सकते हैं गैस के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एनसीडीटी अब बाई टी, कहां से लेके कहां तक, 373 केल्विन से लेके 420 केल्विन तक। तो जो डेटा दिया हुआ होगा आपको ये वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको दिया हुआ है सॉलिड, सॉलिड से वेपर तक पहुंचना है, तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसको लिखेंगे
इसको लिखने के बाद कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस फॉर रिएक्शन, ये वाला जिन्होंने भी बताया है एक स्टेप में, ये एक स्टेप में नहीं चलेगा। जो ग्राफ आपने बनाया था उसी भी ग्राफ को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसी ग्राफ को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर केमिकल रिएक्शन। और किसी के मन में कुछ हो तो बोले। हम्म। क्वेश्चन एक लाइन का था, सॉल्यूशन भले अलग लाइन, क्वेश्चन तो एक लाइन का है कि नहीं? हाँ। हाँ, क्वेश्चन तो एक लाइन का है। अब क्योंकि आप लोग टारगेट बैच में है, तो ये क्वेश्चन यही नहीं पूछा है, 2017 या 18 में जेई मेन ने पूछा है, इससे भी कम लाइन में पूछा है, आधा लाइन में पूछा है। और उसमें जैसे 5 स्टेप हम लोगों ने जोड़ा, 3 स्टेप में पूछ लिया डेल्टा एस बताओ। तो क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है सॉलिड से गैस तक जाएगा, हो सकता है लिक्विड से गैस जाए, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड जाए। तो जेई मेन 2018 का एक बार देखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछ लेता है तो मतलब आपको सारे स्टेप्स आने चाहिए। और बहुत सारे लोग शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लेते हैं कि शॉर्टकट में काम चल जाएगा, तो शॉर्टकट में काम चल नहीं पाता है। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। इसको मैं हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस, 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस, इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है 50 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट दिया है 200 केल्विन, एंड मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 0.5 T। आपको बताना है मोलर इंट्रोपी एट 40 केल्विन। बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करें। क्या इंट्रोपी ऑफ सॉलिड और इंट्रोपी ऑफ लिक्विड ये कह रहे हैं इंटीग्रल में है, तो क्या क्या बोल रहे हैं आप? देखिए भाई, आप इतना हमें इंटीग्रेशन में क्यों फंसाना चाह रहे हो? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मैंने छोड़ दिया कि आप सॉल्व करेंगे, मास वेरिएबल थोड़ी होगा, मास विल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा, dt बाई टी एल एन टी होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ड्यूअल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा मतलब? हाँ, ग्राफ को बंद कर दीजिए, वो तो केवल हीटिंग को बता रहा है। गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इंट्रोपी भी बढ़ रहा है। यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, नंबर नहीं दिया हुआ है, आप इसको बाहर कर सकते हैं। चलिए इनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। हाँ बोलिए। टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है। ये आप लोग बताएं, सॉल्व कर सकते हैं ना आप? कोई नंबर होगा, मास और स्पेसिफिक हीट कोई नंबर होगा, वो इंटीग्रेशन से बाहर होगा, उसको आप सॉल्व तो कर सकते हैं ना आप लोग। मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है केवल। हाँ, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होता हम लोग पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के टीचर हैं, हमें नहीं आता इंटीग्रेशन। ऐसी बात नहीं है, लिखो।
लिखो लिखो। जल्दी बताओ। हम्म। इंट्रोपी बताना है यहाँ पे। 20 आ रहा है, ठीक है। यूनिट 20 आ रहा है, यूनिट क्या होगा? यहाँ पे हम लोग यही लिखेंगे। आप एक बात बताएं, मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 50 केल्विन है। तो फर्स्ट में आपसे पूछा कि आप बताओ, तो आप यहां लिखेंगे मोलर इंट्रोपी एट 40 केल्विन माइनस मोलर इंट्रोपी एट 0 केल्विन इज इक्वल टू एनसीडीटी अब बाई टी। 0 केल्विन से लेके 40 केल्विन, एन 1 है, सी एम 0.5 टी है, तो 0.5 टी डी टी होगा। अब बाई टी ये कैंसिल आउट होगा, तो 0 केल्विन से 40 केल्विन कितना आएगा ये? तो ये 20 आपको मिला, दिस विल बी जूल पर केल्विन। तो यहां पे नहीं, बात सही है। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो जूल पर मोल पर केल्विन ये लिखेंगे ना आप। हाँ। इसमें आगे बताओ, ये हटा सकते हैं वाला, बोलो। अगर आपसे यहां पूछा जाए कि सेकंड पॉइंट कि मोलर इंट्रोपी आप बताओ। मोलर इंट्रोपी ऑफ सबस्टांस एट 75 केल्विन ये कितना आएगा? 75 केल्विन पे कितना आएगा? अपना अपना बनाना है, अपना अपना बनाना है। 75/2। देखिए, एक बात बताएं, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कितना है? मेल्टिंग पॉइंट कितना है बोलिए? मेल्टिंग पॉइंट 50 केल्विन है। और अगर यहां पे हम लोग बात करते हैं कि मोलर इंट्रोपी ऑफ सबस्टेंस एट 75 केल्विन, अब मोलर इंट्रोपी ऑफ सबस्टेंस एट 0 केल्विन, तो क्या लिखेंगे आप बोलिए? सबसे सबसे पहले तो 0 केल्विन से 50 केल्विन, दिस इज मास ऑफ सॉलिड। या आप मोल लिखना चाहें तो मोल भी लिख सकते हैं, मोल दिया हुआ है तो 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, सीएम ऑफ सॉलिड डी टी बाई टी प्लस डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई 50 केल्विन अब प्लस इंटीग्रल 50 केल्विन से 75 केल्विन 1 इंटू सीएम ऑफ लिक्विड डी टी बाई टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये 0 हो जाएगा। तो अगर हमें ये मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ हो तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या बेसिकली इसका इंट्रोपी होगा, मोलर इंट्रोपी होगा 75 केल्विन पे। इसको लिखने के बाद हेडिंग देंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस नॉट फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ए गैस प्लस बीबी गैस
आई इक्वल टू सीसी गैस प्लस डीडी गैस। तो डेल्टा एस नॉट रिएक्शन किसके बराबर होगा? समेसन न्यू आई कोफिशिएंट होगा प्रोडक्ट का इनटू स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस न्यू जे स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी खास टेम्परेचर T1 और P1 पे हो रहा है। मान लीजिए किसी खास टेम्परेचर T1 या टेम्परेचर T और प्रेशर P पे रिएक्शन हो रहा है, तब आपको इस फॉर्मूला से डेल्टा एस रिएक्शन मिलेगा। यानी आप यहां लिख सकते हो C टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ कैपिटल C प्लस D टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ कैपिटल D माइनस A टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ A माइनस B टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ B। इसे आप डेल्टा एस नॉट रिएक्शन सिस्टम का निकाल सकते हैं। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन सिस्टम का निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग का क्या आएगा? तो डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये क्यू, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? गामा कहा? ये कोफिशिएंट है न्यू आई और न्यू जे। गामा तो इस तरह से लिखा रहता है। आप लोगों ने कोफिशिएंट नहीं पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में या कहीं पे? कोफिशिएंट है बस, और कुछ भी नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो प्रोडक्ट का है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा इज नॉट सराउंडिंग की बात करते हैं तो ये क्यू सराउंडिंग बाई टी होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्यू सराउंडिंग बाई टी या माइनस क्यू सिस्टम बाई टी। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन लैबोरेटरी या नेचर अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा? डेल्टा एच के बराबर होगा। तो ये माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी आपको क्या दे देगा? डेल्टा एस नॉट सराउंडिंग। और रिएक्शन सिस्टम का डेल्टा एस नॉट और सराउंडिंग का डेल्टा एस नॉट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको लिखने के बाद। इसमें क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया होगा, बोलिए। सेक्शन बी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो सेक्शन बी का B2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी का B2। सेक्शन बी का B2 पार्ट 1 का पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। घटा सकते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का B2
सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे B1 से लेके B4 तक आप देख सकते हैं, जिसका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। बी B2 क्वेश्चन नंबर है इस रिएक्शन वाले फॉर्मूला पे। आप बनाओ। क्या आ रहा है बोलिए, क्या लिखेंगे इसमें? डेल्टा एस नॉट रिएक्शन किसके बराबर होगा? 2 इंटू स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ आयरन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ वाटर माइनस 1 टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ Fe2O3 माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड मोलर इंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन। डेटा पुट कर सकते हैं आप सभी, बोलिए। तो डेटा आप यहां पुट करेंगे, आयरन का कितना दिया हुआ है? 27.3, और वाटर का 69.9। यूनिट आप देख सकते हैं, Fe2O3 का 87.4 और 3 इंटू हाइड्रोजन का 130.7। इसके आधार पे आप यूनिट यहाँ पे बता सकते हैं। ये जूल पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है, तो पर मोल कैंसिल आउट होगा और ये जूल पर केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन ऑफ इंट्रॉपी चेंज, अगर यहाँ पे दिया हुआ हो कैलकुलेशन ऑफ इंट्रॉपी चेंज फॉर calculation of entropy change for gaseous chemical reaction, for gaseous chemical reaction when their temperature and pressure are changes from T1 P1 to T2 P2। तो यहां पे इंट्रोपी चेंज की अगर आप बात करते हैं तो डेल्टा एस जो रिएक्शन का होगा, जो डेल्टा एस रिएक्शन का होगा एट टेम्परेचर T2 P2 माइनस डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 P1, दिस इज इक्वल टू, ये हमें मिलता है डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन ln T2/T1 प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर ln P1/P2। तो इससे आप नए टेम्परेचर प्रेशर पे भी रिएक्शन का डेल्टा एस बता सकते हैं। जहां पे डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन आप पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में बताया जाएगा, जब किरचॉफ इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट न्यू आई सीपी ऑफ प्रोडक्ट, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस न्यू जे सीपी ऑफ रिएक्टेंट, सीपी ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है पहला, उसी रिएक्शन को आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए गैस प्लस बी गैस इक्वल टू सी गैस प्लस डी गैस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी टाइम्स सीपी ऑफ सी प्लस डी टाइम्स सीपी ऑफ डी माइनस ए टाइम्स सीपी ऑफ ए माइनस बी टाइम्स सीपी ऑफ बी। तो यहाँ से आप ये डेल्टा सीपी ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हेडिंग देंगे गिव्स फ्री एनर्जी। बढ़ा जाएगा, क्या पढ़े हैं गिव्स फ्री एनर्जी में?
बुकलेट में पूरा दिया हुआ है। गिव्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम का एक पैरामीटर है जो प्रेडिक्ट करता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल या स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को। साथ ही साथ यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सिस्टम के डेल्टा जी को डेल्टा एस यूनिवर्स से को रिलेट कर सकते हैं। बढ़ा जाए आगे। बोलिए। तो गिव्स फ्री एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि गिव्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, साथ ही साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका रिलेशन भी हम लोगों ने लिखा है फ्री एनर्जी का, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो गिव्स फ्री एनर्जी इट इज ए सिस्टम पैरामीटर, और ये प्रेडिक्ट करता है मैथमेटिकली किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को, कि वह प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा। और ये रिलेशन हमें बेसिकली यहाँ पे एक मिलता है नया रिलेशन, दैट न्यू रिलेशन इज G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, या आपने पढ़ा है H बराबर U प्लस पी भी। और जब उसको हम मैथमेटिकली एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, तो हमें एक डीजी बराबर रिलेशन मिलता है, डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी। और जब उसे हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं तो कुछ इक्वेशन मिलता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, जिसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। किसी रिएक्शन का डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो तीन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो गिव्स फ्री एनर्जी की अगर आप बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि इट इज ए सिस्टम पैरामीटर। बुकलेट में आपने पढ़ा होगा, इट इज ए सिस्टम पैरामीटर, इट इज ए सिस्टम पैरामीटर which predict the spontaneity of which predict the spontaneity of process, the spontaneity of process. It was introduced by Gibbs so that it was introduced by Gibbs it was introduced by Gibbs so that the entropy change calculation for surrounding need not be carried out, need not be carried out। अब जैसे कि कोई भी नेचर में प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा एस सिस्टम निकाल रहे हैं हम लोग, डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, और दोनों के सम से डेल्टा एस इनवर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। गिब्स ने ये कहा कि यहाँ पे सराउंडिंग का कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, केवल हम सिस्टम के पैरामीटर से स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बेसिकली इन्होंने एक न्यू रिलेशन इंट्रोड्यूस किया। गिब्स फ्री एनर्जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी
free energy is a state function and an extensive property, and an extensive property। और हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है, न्यू थर्मोडायनेमिक रिलेशन। और ये न्यू थर्मोडायनेमिक रिलेशन हम लोगों को मिलता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, जहां पे S इंट्रोपी है, H इंथैल्पी है और G क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी। सिंबल आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट H बराबर U प्लस पी भी पढ़ा है इंथैल्पी के टाइम पे। तो G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, U प्लस पी वी माइनस टी एस, ये लिखेंगे, ये हटा सकते हैं ये, बोलिए। तो बेसिकली G बराबर U प्लस पी वी माइनस टी एस, तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dg इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी लिखेंगे। तो बेसिकली आप बताएं, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, एफएलओटी के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी डी क्यू माइनस पीडीवी, यानी डी क्यू किसके बराबर होगा, डी यू प्लस पीडीवी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कि ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्जिबल बाई टी, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। तो बेसिकली dq किसके बराबर होगा, तो dq tds के बराबर होगा। तो du प्लस pdv dq है और ये tds dq है, कैंसिल आउट होगा। तो हमें dg इज इक्वल टू क्या मिलेगा, vdp माइनस एसडीटी। dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी, ये रिलेशन मिलता है। अब इसको हम लोगों ने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस इन लैबोरेटरी या इन नेचर अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर इसे हम लोग स्टडी करते हैं, इसे स्टडी करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा। तो यहां पे अगर इसे हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर स्टडी करते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हमें क्या मिलेगा बताएं, dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी, ये जीरो होगा। तो dg इज इक्वल टू मिलेगा vdp, ये लिखेंगे हम लोग। और एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या मिलेगा रिलेशन यहाँ पे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमें यहाँ रिलेशन मिलेगा dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी, तो ये जीरो होगा। यानी dg इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस एसडीटी। तो dg इज इक्वल टू माइनस एसडीटी मिला, यानी आप कह सकते हो dg बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा, माइनस एस के बराबर होगा। और यहाँ पे dg बाई dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर मिल रहा है, तो ये dg बाई dp आपको मिल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, बेसिकली मिल रहा है v के बराबर मिल रहा है। अब v क्या होता है, nRT बाई p, यही पढ़ा है हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए। तो बेसिकली इसको हटा सकते हैं, कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ टेम्परेचर होगा, थैंक यू। इसको हटा सकते हैं, गलत नहीं होता है ये। अगर ये गलत होगा तो फिर दुनिया का कुछ होगा ही नहीं। लिखो, अब तो तुमको न्यूटन का तीसरा नियम बहुत सामना करना पड़ेगा जिंदगी में। ये लड़का बहुत खुश हो रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड भर के लाया है पॉकेट में। गलत तब तक नहीं होगा जब तक साबित न हो जाए।
गलत कुछ नहीं होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। बहुत सारे लोगों से तुम्हें दुनिया में मुलाकात होगी, यहाँ नहीं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जस्ट लाइक एक सैंड पार्टिकल। बड़े बड़े लोग जल्दी किसी बात पे क्रॉस नहीं करते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, बस छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कुछ भी हो सकता है। हवा में आग भी लग सकता है, और हवा में पानी भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बातचीत करते हो तुम लोग। यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रेशर की अगर हम लोग बात करें, गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस प्रेशर, और यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस क्या होगा बताएं? टेम्परेचर। तो क्या मिलेगा हमें ग्राफ? बोलिए। सॉलिड और लिक्विड गैस के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, डीजी इज इक्वल टू डीजी बाई डी, ये स्लोप क्या मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है। निगेटिव स्लोप मिल रहा है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये सॉलिड लिक्विड गैस के लिए सॉलिड का एंट्रोपी क्या होगा? कम होगा। सबसे ऊपर किसका होगा? गैस का। उसके बाद लिक्विड का, और इधर किसका होगा? सॉलिड का होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ पे स्लोप जो मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कैसा मिलेगा? तो हमें इस तरह का मिलेगा, सॉलिड लिक्विड और गैस का कैरेक्टरिस्टिक। ये सॉलिड के लिए होगा, ये लिक्विड के लिए होगा, ये गैस के लिए होगा। इसको हटा सकते हैं ये वाला। तो अब अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हम लोगों ने ये लिखा है डीजी इज इक्वल टू वीडीपी लिखा हुआ है। और आइडियल गैस के लिए हम लोगों ने पढ़ा है दिस इज एनआरटी बाई पी डीपी डीजी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर एन को साइलेंट कर दें, यानी मोलर गिव्स फ्री एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग लिख डीजीएम, तो क्या मिलेगा बताएं आप? डीजीएम इज इक्वल टू आर टी और डीपी बाई पी। इसको इंटीग्रेट करोगे इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक, और यहां पे डीपी बाई पी इनिशियल से लेके फाइनल तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक। आप यहां पे लिख सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी फाइनल स्टेट का माइनस गिव्स फ्री एनर्जी इनिशियल स्टेट का, आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, ये रिलेशन हमें मिलेगा। बोलिए। और यहां हमें रिलेशन क्या मिल रहा है बताएं? यहां पे हमें रिलेशन मिल रहा है डीजी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे रिलेशन हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने लिखा हुआ है कि माइनस एस इज इक्वल टू डीजी बाई डी टी, तो डेल्टा एस क्या मिलेगा? डेल्टा एस हमें मिलेगा डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर, जैसे हम लोगों ने लिखा है डीजी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस, तो डी ऑफ डेल्टा जी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डेल्टा एस। और जैसे कि हम लोगों ने ये रिलेशन यूज किया है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस लिखा था हम लोगों ने। बोलिए। जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उस रिलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले लिखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो बुकलेट में दिया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इधर वाला हटा सकते हैं, राइट साइड वाला। बोलिए।
तो यहाँ पे G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस आपने लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी डेल्टा G इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस के बदले में आप क्या लिखेंगे, तो माइनस डेल्टा एस के बदले में आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस डेल्टा एस हो जाएगा कितना, डी ऑफ डेल्टा जी, और ये डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस डेल्टा एस के लिए लिखा है, इनटू यहाँ पे हमें मिलेगा टी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे GM2 माइनस GM1 ये रिलेशन दिया हुआ है, GM2 माइनस GM1 इज इक्वल टू RT/ln P2 बाई P1। तो GM1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो GM1 है मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ पे आप कह सकते हैं gives free energy of 1 mole of substance at a standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होता है, 1 ATM या 1 बार, टेम्परेचर फिक्स होता है। तो यहाँ पे ओल्ड रिफरेंस या न्यू रिफरेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग ओल्ड रिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 1 ATM। तो ये GM1 अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो किसके बराबर हो जाएगा, GM0 के बराबर हो जाएगा। GM2 की अगर आप बात करते हैं तो GM2 है गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ सबस्टेंस एट एनी स्टैंडर्ड, एट एनी कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। तो अब अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें, जो डेल्टा जी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ रिलेशन क्या मिलेगा, GM2 के बदले में आप लिखेंगे यहाँ पे GM माइनस GM0 इज इक्वल टू RT/ln, किसी कंडीशन का प्रेशर P है और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रिलेशन हमें मिलेगा, ये रिलेशन हमें मिलेगा 1 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए हम लोगों ने ये रिलेशन लिखा हुआ है। GM माइनस GM0 इज इक्वल टू RT/ln P/1। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे इसको रोक देते हैं। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन AA गैस प्लस BB गैस इक्वल टू CC गैस, CC गैस प्लस DD गैस अगर आप लिखते हो, तो यहाँ पे इस रिएक्शन का अगर डेल्टा जी हमें लिखना है, डेल्टा जी रिएक्शन, तो डेल्टा जी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा जी रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ C प्लस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ D माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ A और माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ B। तो आप बताएं यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ C क्या मिलेगा, हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ C या गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ D, इस रिलेशन से आप क्या लिखेंगे, ये तो हमने 1 मोल के लिए लिखा हुआ है। तो अगर मोल यहाँ पे जितना होगा उस मोल के कोरस्पॉन्डिंग जब लिखेंगे तो वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। आपने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, आपने फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln Q, यही पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln Q। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के आधार पे अगर GC हम लोग लिखना चाहें तो GC माइनस GC0 क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना मोल है इसका, C मोल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे CRT/ln पार्शियल प्रेशर ऑफ C बाई 1, GD माइनस GD0 इज इक्वल टू DRT/ln प्रेशर ऑफ D बाई 1। तो यहाँ पे अगर इसी तरह से ये रिलेशन अगर हम लोग पुट कर दे तो आप बताएं यहाँ हम लोगों को क्या रिलेशन मिलेगा, GC और GD, GA और GB से क्या रिलेशन मिलेगा, GC इज इक्वल टू, यहां से आप क्या पुट करेंगे, GC इज इक्वल टू आप पुट करेंगे GC0
प्लस सी आर टी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बाई वन, और जीडी क्या लिखेंगे, जीडी नॉट प्लस डी आर टी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाई वन। अब आपको मालूम है ये कोफिशियंट लॉग के बाहर है तो लॉग के पावर चला जाएगा, पार्शियल प्रेशर के पावर में आ जाएगा। तो जब इसको पुट करेंगे या जीए आप पुट करेंगे तो जीए क्या हो जाएगा, जीए नॉट प्लस ए आर टी एल एन टी ए बाई वन, और जीबी आप लिखोगे जीबी नॉट अब प्लस पी आर टी एल एन पीबी बाई वन। इसको हटाया जाए, तो यहां पे अगर इसको पुट करेंगे आप तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा बताएं आप। डेल्टा जी रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो आप लिखेंगे जीसी नॉट प्लस जीडी नॉट जीए नॉट जीबी नॉट, माइनस हो गया, फिर इसके बाद प्लस जितना भी एबीसीडी स्मॉल है वो प्रेशर के पावर में चला जाएगा तो आरटी कॉमन आएगा, तो आरटी कॉमन आएगा तो एल एन आप लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर बी। यानी यहां से हमें रिलेशन मिलता है डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू। और इस डेल्टा जी के आधार पे हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो वह रिएक्शन या प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। इसको लिखेंगे, लिखने के बाद डेल्टा जीरो होगा जी तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा। क्या, खड़े हो जाओ पहले आप, खड़े देखो, खड़े हो पहले आप। देखो एक, तुम जो भी आपका पहले का कंसेप्ट हो, आपको कोई भी डाउट हो, खड़े हो, पूछो, बात करो, बताओ क्या पढ़े हो, बोलो। ऐसे ही नहीं, वैसे ही पूछो, लेकिन पूछो। हाँ, हाँ, ग्रेटर देन जीरो पे जहां हम लोग खड़े हैं वहां से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेचुरल प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नॉट फिजिबल, नॉट पॉसिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पूछो, मैं बताऊंगा। ऐसे बगल वाला ज्यादा अच्छे से बताता है तो उससे पूछो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पता चलेगा अगर कुछ उल्टा पुल्टा बता दिया तो वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी, है ना जी। वो अगर मान लो सही बताया तो अच्छी बात है, ऐसे ज्यादातर सही ही बताता है सब। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि अगर आप रिएक्शन सिस्टम का या किसी सिस्टम का डेल्टा जी कैलकुलेट कर ले रहे हैं, डेल्टा जी सिस्टम मालूम है तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे आप, हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताएं आप, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो डेल्टा जी, डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इसके बराबर होगा। हमें तो फोकस इस पे करना है, हमें तो फोकस इस पे करना है। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा, ध्यान देंगे आप, हम लोगों ने पढ़ा G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यानी डेल्टा जी सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, ये लिखोगे आप, बोलो। डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अब जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेल्टा एस सराउंडिंग, जस्ट अभी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस सराउंडिंग
क्यू सराउंडिंग बाई टी होता है, माइनस क्यू सिस्टम बाई टी होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस occurs in nature at constant pressure. This is minus delta H system, लिखा था अभी। तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी, तो आप बताएं ये हटाया जाए ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमें रिलेशन क्या मिलेगा बताएं। यहां से हम लोगों को डेल्टा माइनस डेल्टा एच सिस्टम या डेल्टा एच सिस्टम मिलेगा माइनस टी डेल्टा एच सराउंडिंग। क्या मिलेगा? डेल्टा एच सिस्टम। लास्ट रिलेशन से डेल्टा एच सिस्टम क्या मिलेगा? माइनस टी डेल्टा एच सराउंडिंग, माइनस टी डेल्टा एच सराउंडिंग मिला। अब ध्यान देंगे इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं नाउ। डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। अब ध्यान देंगे आप, डेल्टा एच सिस्टम के बदले में आप पुट कर दोगे माइनस टी डेल्टा एच सराउंडिंग, अब माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम। तो माइनस टी कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा एच सराउंडिंग प्लस डेल्टा एच सिस्टम। यानी यहां से हमें क्या मिलता है? माइनस टी डेल्टा एच यूनिवर्स। अब देखो, जब हमने गिब्स फ्री एनर्जी का पहला लाइन लिखा था कि इट इज ए सिस्टम पैरामीटर which predict the spontaneity of a process, it was introduced by Gibbs so that the entropy change calculation for surrounding need not be carried out। थोड़ा सा रुकेंगे आप, हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पढ़ा, इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। तो डेल्टा एज देन जीरो होगा नेचर में किसी भी प्रोसेस के लिए। तो कोई भी प्रोसेस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेचर में प्रोसीड कर रहा है स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, यानी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? निगेटिव। यानी हम लोग यहां कह सकते हैं कि फॉर ए नेचुरल प्रोसेस, फॉर ए नेचुरल नेचुरल प्रोसेस, या आप कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा? बोलते नहीं हो आप लोग, नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी क्या होगा बोलो? डेल्टा जी निगेटिव होगा। डेल्टा जी सिस्टम का, डेल्टा जी सिस्टम का निगेटिव होगा। यानी यहां से आप कंक्लूड करोगे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी। यानी जो स्टेटमेंट दिया था गिब्स ने उसको प्रूफ किया, अपने रिलेशन से प्रूफ किया कि यहाँ पे सराउंडिंग का कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। आप एक सिस्टम के पैरामीटर को कैलकुलेट कर लो और वह सिस्टम के पैरामीटर स्पॉन्टेनिटी को डिस्क्राइब कर देगा। इसके बाद यहां एक सब हेडिंग लिखेंगे हम लोग, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, ऑफ ए प्रोसेस। तो यहां पे पहला आप लिखेंगे इफ डेल्टा जी इज लेस देन जीरो देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस यानी वो प्रोसेस फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको हटा सकते हैं भला, इसमें कोई कुछ लिखा है? बढ़ा जाएगा, बोलिए।
फर्स्ट पार्ट हटाया जाए। तो अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो प्रोसेस क्या होगा बताएं। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप कहेंगे कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, देन प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी नॉट फिजिबल नॉट पॉसिबल। नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड, if delta g equal to 0, then process is at equilibrium। प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। अब आप बताएं कि हम लोगों ने ये रिलेशन सीखा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यूब, सीखा ये रिलेशन। तो अगर आप कहते हो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होगा और ये क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जब डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं तो प्रेशर यूज होता है। इन जनरल यहाँ हम लोग केपी पुट करते हैं। केपी और केसी दोनों दिया हो तो किसे पुट करेंगे, केपी को। तो यहाँ पे क्यू के बराबर होता है या क्यूपी केपी के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं क्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट, जैसे डेल्टा जी नॉट हमें मिलता है माइनस आर टी एल एन के। इस इक्वेशन से मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो तो डेल्टा जी नॉट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू के, एंड डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ऑल्सो इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन के इक्वल टू वन या एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एट स्टैंडर्ड कंडीशन यानी जब प्रेशर आपको क्या दिया हो 1 एटीएम एंड टेम्परेचर क्या हो फिक्स हो 1 एटीएम या 1 बार। तो ये भी कंडीशन, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है इक्विलिब्रियम का। इसको लिखने के बाद फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे हम डेल्टा जी वन डेल्टा जी टू डेल्टा जी थ्री कैलकुलेट करते हैं, इसको लिखेंगे। लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन भी आपकी किताब में दिया हुआ है। बढ़ा जाएंगे। हम्म। क्वेश्चन कितने लोग बना के आए थे? ये हर क्लास में आप लोग मतलब कुछ हाथ नहीं उठाते हो, कुछ मतलब ये वर्क का नहीं बताते हो, ऐसा क्या कारण है? थक जा रहे हो सब? ये हटाया जाए ये वाला पार्ट। हे भगवान। तो यह ध्यान देंगे आप कि अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन का अगर हमें डेल्टा जी निकालना हो तो क्या लिखते हैं बताएं आप। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन से भी हम लोग लिखते हैं।
ये ध्यान में रखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। रिएक्शन अगर हमें दिया है ए गैस प्लस बीबी गैस इक्वल टू सीसी गैस प्लस डीडी गैस, ये दिया हुआ है। तो अगर यहां हमें डेल्टा जी नॉट रिएक्शन कैलकुलेट करना है, देखिए मुझे बोलना कुछ और था, ठीक है। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, बोलिए। न्यू आई डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस न्यू जे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे बेसिकली सी टाइम्स आप लिखेंगे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी टाइम्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ डी, क्योंकि ये सी मोल कैपिटल सी का है, स्मॉल डी मोल कैपिटल डी का है, तो जितना भी मोल है बैलेंस इक्वेशन में उस कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन से, माइनस ए टाइम्स डेल्टा जी नॉट ऑफ ए माइनस बी टाइम्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ बी। इससे आप डेल्टा जी नॉट रिएक्शन किसी एक टेम्परेचर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन दिया हुआ है। वेरिएशन की बात होगी आगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा आज, सिंस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, रिलेशन पढ़ा। और अगर आप बताएं कि हमें यहाँ पे डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है और डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो हमें साइन क्या मिलेगा? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस निगेटिव हो, तो क्या साइन मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी, बोलिए, निगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है तो क्या मिलेगा? दोनों प्लस प्लस है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्लस प्लस है तो ये पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव लगा हुआ है। अगर टेम्परेचर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, वेरी हाई टेम्परेचर हो, तो ये टर्म डोमिनेट कर जाएगा, निगेटिव होगा। यानी आप कह सकते हैं निगेटिव होगा एट हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर अगर लो हो गया, वेरी लो हो गया, तो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों बातें होंगी। और अगर ये माइनस माइनस है, अगर ये माइनस है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव होगा एट हाई टेम्परेचर। हाँ, ये जरूर याद रखेंगे, टेम्परेचर अगर वेरी लो करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ वेरी लो करेंगे तो पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसको लिखने के बाद क्वेश्चन, इसको लिखने के बाद क्वेश्चन, ये याद रखेंगे कि इसको दो बार, एक बार थर्मोकेमिस्ट्री में भी जब आप अलग अलग रिएक्शन पढ़ेंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोला जाए? बोल नहीं रहे हैं आप लोग। बोलिए, क्वेश्चन बोला जाए। वो तो आप लोग हमेशा यही बात बोलते रहेंगे, है कि नहीं? है? कौन सा पार्ट हटाया जाए, बोलिए। पूरा? सेकंड? ये नहीं हटाना है? हम्म? कुछ लोग केवल फोटो लेते रहते हो भाई, फोटो लेने से काम चल जाएगा? है? जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको दिया है, H2O लिक्विड 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे क्या बन रहा है? नहीं, साथ साथ लिखना चाहिए। जब आपके साथ के लोग पूरा काम कर रहे हैं और आप आधा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आधा रिजल्ट मिलेगा। प्रोसेस है ना, प्रोसेस में आपको बराबर काम करना है। ये डेल्टा जी आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी लेस देन 0, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज और
आंसर लेकिन आपने बहुत पहले बता दिया था भाई साहब, गलत भी हो सकता है। रिवर्जिबल, सिंगल एरो दिया हुआ था, है कि नहीं? वो लड़का पहले आंसर बता दिया था, लेकिन आंसर सही बताया है। H2O लिक्विड, H2O लिक्विड 1 atm, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा देर पेशेंस बनाए रखेंगे, जो कि आपके पास पूरा कूट कूट के। अब आगे की लाइन आप खुद कंप्लीट करेंगे कि भरा हुआ है या। बताएं इसका क्या आएगा जल्दी से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। बताएं भाई साहब, कहाँ हैं आप? क्योंकि अभी आपने बहुत जल्दी जल्दी बताया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी एक एक लाइन का आपके सामने प्रश्न रख दूं। आप बताएं, इसको हटाया जाए? नहीं हटाया जाए? इतना खुश होके बात करता है सब, कुछ बताना चाह रहा है सब। किसमें ऑप्शन मांग रहा है? सब्जेक्टिव है भाई। अरे सब्जेक्टिव है। ये बात है। ऑप- ऑप्शन वाला में तो चार दोस्त मिलेगा, एक का सही हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन वाले में कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक बोलेगा ए, दूसरा बोलेगा बी, तीसरा सी और डी। हाँ, ठीक है भाई साहब। पहले वाले में तो जीरो होगा, पहले वाले में तो जीरो होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, H2O लिक्विड से H2O वेपर। अगर देखिए, आप लोग कहते हो कि ये H2O लिक्विड दिया हुआ है, H2O लिक्विड 1 atm 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें H2O गैस 2 atm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये लिक्विड है, तो आप इसको वेपर बनाओगे। H2O वेपर बनाओगे, लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है, 1 atm और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसको 1 atm से 1 atm पे ही लिक्विड और वेपर का क्या करोगे? वेपोराइजेशन करोगे। और ये वेपोराइजेशन होगा, और बेसिकली क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी इसका क्या होगा? जीरो। और यहां से बेसिकली ये कॉमन क्वेश्चन है, अब गैस को आप कहां से कहां, 1 atm से 2 atm ले जा रहे हो, तो एनआरटी एल एन P2/P1, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब मोल का अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो आपको मालूम है कि एक मोल के लिए है ये, तो RT ln P2/P1 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G1, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा G2, और ये बेसिकली डेल्टा जी आपको बताना है। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G1 जीरो है, और ये आपने पढ़ा हुआ था कि डीजी बराबर क्या होता है? बीडीपी, यही पढ़ा था ना यहाँ पे। डेल्टा जी इक्वल टू एनआरटी एल एन P2/P1, तो इसमें फॉर्मूला में पुट करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है?
एक मोल के लिए दिया है, इतना याद रखेंगे आप। दोनों में, इसमें भी एक मोल है, यहाँ भी एक मोल है, यहाँ भी एक मोल है। एक क्वेश्चन है, मैं लिखना चाह रहा था, जैसे हम लोगों ने एरिया अंडर डायग्राम बनाया हुआ है पी डेल्टा वी, ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है इंट्रॉपी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। इंट्रॉपी वर्सेस टेम्परेचर, इंट्रॉपी दिया है जूल पर केल्विन, और यहाँ पे हमें ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ ये टेम्परेचर है 300 केल्विन और ये 600 केल्विन, और बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे ये 100 दिया हुआ है और ये 200 दिया है, 200 और 100 जूल पर केल्विन इंट्रोपी का यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि फॉर द गिवन टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम, फॉर द गिवन टेम्परेचर इंट्रोपी diagram of a reversible Carnot cycle, of a reversible Carnot cycle, calculate net work delivered, calculate net work delivered by, net work delivered by engine in one cycle, in one cycle, heat taken by the source, heat taken, heat taken by the source एंड डेल्टा एस आपको सिंक का कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या या इसमें क्या कैलकुलेट किया आप लोगों ने? ये जीरो होगा, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, अच्छा माइनस वैल्यू पुट करने के बाद आ सकता है। टेन तो वन है, आरटी अब जो भी आएगा देख लेते हैं। आरटी है पी टू बाई पी वन, तो पी टू तो टू है, पी वन वन है, एल एन 2.693, तो आप यहाँ पुट करेंगे आर का वैल्यू, किस यूनिट में लाना चाहते हैं, ऐसा यूनिट में, तो 8.314, टेम्परेचर 373, अब प्लस ये एल एन टू है तो ये 0.693 हो जाएगा, माइनस कहाँ आ रहा है भाई, हाँ प्लस आएगा। ये बनाएंगे, एक क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग अगले क्लास में, और जो आपका कीजिए, इतना आराम अच्छी बात नहीं है, बहुत आराम कर रहे हो, अरे कम से कम अपना काम करके तो आना चाहिए। कितने दो लोग बना के आए हो बस, समय नहीं मिल रहा है, समय कभी नहीं मिलेगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम का, आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आप बोलते हो, जैसे यहाँ ध्यान देंगे, एक सेकंड रुकेंगे आप, हम लोगों ने ये लिखा डेल्टा जी सिस्टम का, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा माइनस टी डेल्टा एस, बोलिए। तो डेल्टा जी हमें क्या देता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, कि हमें ये देता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, ये देता है नॉन पीवी वर्क देता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन पीवी वर्क आपको देता है, ये नॉन पीवी वर्क देता है। तो बेसिकली नॉन पीवी वर्क यहां से आपको मिल जाएगा, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम का जो ये एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा। तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, आज इतना है। थर्ड वाला का आंसर नहीं पता है, पहले ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैंने तो दिया था कि आप बनाएंगे, लेकिन मैं भी साथ में आ जाता हूँ। H2O लिक्विड है,
तो H2O लिक्विड 2 एटीएम पे है और गैस 2 एटीएम पे जाना है। तो हम लोग तो इंसान है, वो भी मेहनती। H2O लिक्विड 2 एटीएम से इसका प्रेशर घटाएंगे, कहाँ लाएंगे? 1 एटीएम पे। H2O लिक्विड 2 एटीएम से H2O लिक्विड 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब H2O लिक्विड 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो H2O वेपर 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इधर लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम मिल जाएगा 1 एटीएम पे। वेपर 1 एटीएम पे बना, अब उसको ला दो 2 एटीएम पे, तो यहाँ पे RTLN P2/P1 आ जाएगा थर्ड स्टेप में। सेकंड स्टेप इक्विलिब्रियम हो गया। लिक्विड है यहाँ पे, लिक्विड है यहाँ पे 2 एटीएम से 1 एटीएम, तो डीजी इज इक्वल टू VdP। डीजी इज इक्वल टू VdP, यानी डेल्टा G1 इस रास्ते का V डेल्टा P होगा।